चलिए देखते हैं, आज टेस्ट सीरीज नंबर 11 प्लेटफॉर्म का है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, दी गई आकृति में वर्ग ABCD से समान समद्विबाहु त्रिभुज के दो युग्म को काटने पर आयत PQRS निर्मित होता है। कटे हुए भाग का क्षेत्रफल 288 वर्ग मीटर है। PR की लंबाई क्या है? तो दिया हुआ है ये कटा हुआ भाग, एक आयत काटा गया है। ध्यान रखना है, मान लेते हैं यदि वर्ग की भुजा ये A होगा, A, तो याद रखना है वर्ग के मध्य बिंदु से मिलाने वाले जो आकृति बनता है वो आयत बनता है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, A/2, यानी कि प्रत्येक क्या हो जाएगा, A/2। अब यदि कटा हुआ भाग के क्षेत्रफल की बात करें तो हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज, 4 गुना किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चूंकि ये वर्ग है अर्थात यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, मतलब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार। तो आधार भी क्या हो जाएगा, A/2, और ऊंचाई भी क्या हो जाएगा, A/2। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 288 वर्ग मीटर। अब इसको हल कर देते हैं। 2 दूनी 4, 144, अर्थात A² बराबर 144 और गुना 4, इसलिए A बराबर कितना हो जाएगा, 12 गुना 2, अर्थात कितना हो जाएगा, 24। ये A बराबर 24 और पूछ रहा है क्या चीज़, PR बराबर। तो A PR के बराबर होगा, इसलिए PR बराबर कितना हो गया, 24। क्वेश्चन नंबर 1। 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ 15, 17। अच्छा, माध्यिका बोल रहा है, तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करना है, या तो आरोही क्रम में सजा देना या तो अवरोही क्रम में, और बीच वाला जो मान होता है वह क्या होता है, माध्यिका होता है। जैसे यहाँ पे कितना संख्या दिया हुआ लिख देते हैं, गिन देते हैं। ऐसा ही 14 संख्या है, तो 14 संख्या है तो संख्याओं की संख्या सम, अर्थात 14/2वां पद प्लस 14/2 प्लस 1वां पद का औसत होता है क्या चीज़, माध्यिका। अर्थात 14 यानी 7वां पद, तो 7वां पद क्या हो जाएगा, तो 7वां पद देख लेते हैं, 37 आता है, और 8वां पद 45/2, इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 41। 3 नंबर दिया हुआ है क्या चीज़, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। ध्यान रखना है, कोई कमरा है जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5, 3 और 2। आगे कह रहा है यदि लंबाई को दोगुनी, चौड़ाई को 1/3 और ऊंचाई को आधी कर दी जाती है तो कमरे की चारों दीवारों को पेंटिंग करने में आने वाले व्यय में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ध्यान रखना है, यदि कोई कमरा है तो कमरा में पेंट कहाँ पे होता है, चारों दीवार पे, फर्श पे पेंट नहीं होगा और ऊपर के सतह पे पेंट नहीं होगा। तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल होता है 2 × L प्लस B गुना H, L 5, B 3 और H 2। इस तरीके से खर्च कितना होगा, तो 5 3 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 32 वर्ग में क्या दिया हुआ है, जो भी है 32 पे पहले क्या होगा, पेंट होगा। अब कह रहा है क्या, लंबाई को दोगुनी कर दिया जाता है। अब सेकेंड बार में 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होगा, ये फर्स्ट टाइम में था 4 दीवारी का क्षेत्रफल, सेकेंड टाइम में क्या होगा, तो चूंकि लंबाई को दुगना कर दिया जा रहा है तो 2 × लंबाई कितना, 5 से 10 हो गया। चौड़ाई को 1/3 कर दिया जा रहा है तो 3 का 1/3 का मतलब 1 हुआ, और ऊंचाई को आधा कर दिया जा रहा है तो 2 से आधा क्या होगा, 1। इस तरीके से अब 4 दीवारी का क्षेत्रफल कितना, 22। क्षेत्रफल में कितना कमी आ गया,
तो 10 का कमी आया, इसलिए कितना प्रतिशत का कमी, तो 10/32 गुना 100। ये क्या हो गया, 25 चौका 100, 8 चौक 32, और 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 125/4। ये कितना हो गया, 4 तिया 12, 4 एका 4 यानी 31.25% की कमी होगी। आगे कौन सा है मैथ, चलो 5 नंबर है। चलिए 5 नंबर देखते हैं। कह रहा है एक घर से 2 साइकिल 15 मिनट के अंतराल से 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को और कितनी अधिक चाल से चलना पड़ेगा ताकि 10 मिनट के अंतराल पे साइकिल मिल जाए। ध्यान रखना है कि घर से 2 साइकिल 15 मिनट के अंतराल पर क्या होता है, चलता है। यदि कोई महिला स्थिर हो तो 15 मिनट के अंतराल पर ही दोनों साइकिल मिल रहा है, लेकिन महिला भी क्या है, विपरीत दिशा में गति में है, इस कारण 15 मिनट की बजाय 10 मिनट में ही साइकिल मिल रहा है। तो सबसे पहले देखना होगा कि 15 मिनट में कितना दूरी तय किया, तो चूंकि 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए 15 मिनट में तय किया गया दूरी क्या होता है, D बराबर समय गुना चाल। 15 मिनट को घंटा में बदल दिए, अर्थात ये कितना हो गया, 15 चौका 60, 6 चौक 24, अर्थात 6 किलोमीटर 15 मिनट में चला। अब चूंकि एक दिशा में जा रहा है क्या साइकिल, और दूसरी दिशा से महिला आ रहा है, अर्थात विपरीत दिशा में गति कर रहा है, तो विपरीत दिशा में चालों का योग होता है। तो चालों का योग मान लेते हैं, इसका चाल कितना है 24, मान लेते हैं महिला की चाल x। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी 6, कितना समय में मिल रहा है, 10 मिनट में। इसको घंटा में बदलने के लिए नीचे 60 आएगा तो ऊपर भेज दिए 60, काट छाट कर देते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य। x बराबर कितना हो गया, 6 छक 36 में से 24 गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात महिला विपरीत दिशा से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही है। आगे कौन सा है मैथ, चलो कितना नंबर हुआ था, 8 नंबर हुआ था, 8 नंबर है। चलो 8 नंबर देखना है। ये जीपी का प्रश्न है, गुणोत्तर श्रेणी का। दिया हुआ है क्या, 5/13 प्लस 55/13 का स्क्वायर प्लस 555/13 का क्यूब, इसी प्रकार से इनफाइनाइट तक जाता है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि यदि 5/13 हम कॉमन ले लेते हैं, यही ना, 5/13 कॉमन ले लिए, चलो नहीं मान लेते हैं ये x बराबर कितना है, इतना। अर्थात इसमें से हम क्या करते हैं, 5/13 यदि हम कॉमन ले लेंगे तो इतने से कितना बच जाएगा, 1 प्लस 11/13 प्लस ये फिर कितना हो गया, 111 नहीं, इसमें कुछ दूसरा चीज़ करना पड़ेगा। अच्छा खैर इसको रोकते हैं, अभी लास्ट में देखेंगे, हम दिमाग से निकल गया है। चलो आगे 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर का रहा, 2 संख्याओं का समानांतर माध्य 75 है। यदि छोटी संख्या को 30% घटा दिया जाए और बड़ी संख्या को 40% बढ़ा दिया जाए तो इसका योग, चलो मान लेते हैं 2 संख्या है x और y, चूँकि दोनों का माध्य कितना है 75, तो दोनों संख्या का योग कितना हो जाएगा, 150 हो गया। अब कह रहा छोटी संख्या को 30% घटा दिया जाए। यदि छोटी संख्या x मानेंगे तो 30% घटाने का मतलब 70/100 हुआ, और बड़ी संख्या को क्या किया गया, 40% का वृद्धि, मतलब y का 140/100। फिर दूसरा कंडीशन में कह रहा है इस बार छोटी संख्या में 40% का वृद्धि, मतलब x का 140%, 140/100, और बड़ी संख्या में 30% की कमी, मतलब y का 70/100 का योग जो है 21 अधिक है। कमी करने के बाद योग से प्राप्त संख्या से 21
अधिक है, मतलब दोनों का अंतर कितना है? 21 है। अब इससे x और y का एक समीकरण निकलेगा, x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है, हल करके x और y का मान निकालना है। इसके बाद कैलकुलेशन है। चलो आगे कौन सा है? 13 नंबर देखते हैं। 10 भी है मैथ, रीजनिंग है, ये मैथ देख रहे हैं पहले। 13 नंबर कह रहा है x माइनस 2 समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0। देखो दो समीकरण है, एक एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन बराबर 0। और दोनों क्या है? दोनों का अभाज्य कॉमन गुणनखंड x माइनस 2 है। तो ध्यान रखना, कॉमन गुणनखंड x माइनस 2 का मतलब है x माइनस 2 से दोनों संख्या क्या होगा? दोनों पद विभाजित होगा। तो विभाजित करने के लिए क्या करेंगे? x माइनस 2 बराबर 0 अर्थात x बराबर 2। तो x बराबर 2 इसमें भी रखेंगे तो पूरे मान को क्या करेगा? 0 बना देगा, और इसमें भी रखेंगे 2 तो 0 बना देगा। तो यदि हम फर्स्ट समीकरण में रखते हैं x बराबर 2 तो क्या हो जाएगा? यानी कि 2 दूने 4 प्लस 2p अब प्लस q बराबर 0, अर्थात यहाँ से क्या आ गया? 2p प्लस, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर इसमें रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 प्लस 2m प्लस n बराबर 0। चूँकि दोनों 0 के बराबर है इसलिए आपस में दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। तो 4 प्लस 2p प्लस q बराबर 4 प्लस 2m n बराबर 0। 4 से 4 ये घट गया। निकालना क्या चीज़ है? q माइनस एन। तो n को इधर भेजेंगे तो q माइनस एन, और 2m को इधर भेजेंगे तो यहाँ से देखते हैं 2 कॉमन हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा? p माइनस m। q माइनस एन p माइनस एम बटा में आ जाएगा बराबर 2। यही पूछ रहा था। कितना हो गया? 2। आगे देखते हैं 13 के बाद कौन सा है, इसको मिटाते हैं। चलो 13 के बाद 15 नंबर। 15 नंबर दिया हुआ है एक इनलेट पाइप जो एक खाली टंकी को 57 घंटे में भर सकता है। चलो एक भरने वाला पाइप है, 57 घंटा में भरता है, और बी जो है भरी हुई टंकी को 38 घंटा में खाली करता है। बी भरी हुई टंकी को 38 घंटा में क्या कर रहा है? खाली। के लिए माइनस इंडिकेट कर दिए। आगे क्या कह रहा है? कह रहा टंकी भरे होने पर दोनों पाइप को एकांतर रूप से बी से शुरुआत करते हुए प्रत्येक बार 1-1 घंटे के लिए चालू किया जाता है। टंकी खाली होने में कुल कितना समय लगेगा? ध्यान रखना है, सबसे पहले पाइप टंकी का प्रश्न हो या फिर समय और काम का प्रश्न हो, पहला काम होगा कि जो टाइम दिया हुआ है उसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आ जाएगा 114। 114 जो आता है ये टंकी की कुल क्षमता होगा। अब इस तरीके से ए का क्षमता कितना होगा? 2 और बी का क्षमता 3। अब समझना है बी वाला जो है खाली कर रहा है। अब यदि दोनों एक साथ चालू होगा तो टंकी भरेगा या खाली होगा? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बी का क्षमता अधिक है, मतलब खाली करने वाला का क्षमता अधिक है, अर्थात खाली होगा। अब खाली होगा तो कितना? जितना भरा हुआ टंकी रहेगा उतना ही खाली होगा ना। अब आगे समझते हैं। चूँकि बारी बारी से हो रहा है और शुरुआत कौन कर रहा है? बी कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे जब भी एक स्थिति में काम हो और दूसरी स्थिति में काम बिगड़े तो सबसे पहला काम क्या होगा कि टोटल काम में से जितना पहला बार में होता है, अर्थात 3 काम होता है तो 3 घटा देंगे, अर्थात पहले जो काम करवाना होगा 111 काम करवाएंगे। पहला घंटा में आएगा ये 3 खाली करेगा और दूसरा घंटा में ये 2 भरेगा, अर्थात कुल 2 घंटा में ये क्या होगा? 1 खाली होगा। पहले खाली करवाना है कितना? 111, अर्थात 111 कर देंगे, अर्थात 111 दूनी 222 दिन हुआ है, 111 खाली होगा। जैसे ही 223वां दिन होगा ये क्या करेगा? 3 खाली कर देगा।
ये 3 खाली कर देगा, अर्थात कुल 114 खाली हो गया। और इधर कितना 223 घंटा, 223 घंटा हो जाएगा। इसको दिन और घंटा में बदलेंगे, आ जाएगा कितना 9 दिन 7 घंटा, इतना बराबर। चलो 15 के बाद कौन सा है, 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्या दिया हुआ, कह रहा प्रकाश किसी काम को 30 दिन में, चलो प्रकाश को P से इंडिकेट किए, ये 30 दिन में करता है। आकाश उसी काम को 24 दिन में, आकाश 24 दिन में। और कौन है, चिराग, चिराग कितना दिन में कर रहा है, 40 दिन में। ध्यान रहे, समय और काम का प्रश्न हो या फिर पाइप और टंकी का प्रश्न हो, सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। और एलसीएम कुल काम होता है, एलसीएम कितना आया 120। पी की क्षमता कितना हो जाएगा, 30 चौक 20 से, 24 25 20 से, यानी ये क्षमता आ गया। आगे क्या कह रहा है, कह रहा तीनों मिलकर के 4 दिन, सॉरी, उन्होंने साथ में काम करना शुरू किया और 4 दिन बाद चिराग छोड़कर चला गया। अब 4 दिन बाद चिराग छोड़ कर के जाता है, मतलब 4 दिन तक तीनों साथ मिलकर के काम किया। तो 4 दिन में कुल कितना काम किया, तो एक दिन में ये कितना काम करेगा, 5 4 9 3 12, तो 4 दिन में 48 काम किया। शेष कितना बच गया, चूँकि काम कितना है 120, 120 में से 48 काम हो गया, मतलब 72 काम बचा। और इस 72 काम को कौन करेगा, तो चिराग अब छोड़ चुका है, मतलब प्रकाश और आकाश करेगा। प्रकाश और आकाश एक दिन में कितना 9 काम मान लेते हैं, डी दिन में शेष काम को करेगा, अर्थात डी बराबर कितना आ गया 8। 17 के बाद कौन सा है, 19 नंबर। चलो 19 नंबर देखते हैं। कह रहा आरोही क्रम, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। आरोही क्रम में 4 पूर्णांक ए बी और सी डी के समुच्चय का परास, परास का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर। मतलब 4 पूर्णांक दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है ना। तो ए बी सी डी क्या है, आरोही क्रम में, मतलब सबसे बड़ा संख्या डी होगा, छोटा संख्या ए होगा। परास दिया हुआ 20, अर्थात डी माइनस ए बराबर कितना 20। आगे दिया हुआ सी और ए का अंतर, यानी सी माइनस ए का अंतर जो है, डी और बी के बीच का अंतर, डी और बी के बीच का अंतर का क्या है, बराबर। इसको बराबर कर दिए। अब यदि बराबर कर दिए हैं तो इसको इधर ले आए क्या, तो b प्लस सी और a को इधर भेज देते हैं, क्या हो जाएगा a प्लस टी के बराबर होगा। साथ ही आगे कह रहा है क्या, इन संख्याओं का समांतर माध्य 25 है। माध्य का मतलब औसत होता है। अब यदि औसत दिया हुआ है कितना 25, तो a प्लस बी प्लस सी, इसका योग कितना हो जाएगा 100। जब योग हो गया कितना 100, अब यहाँ पे हम मान रख सकते हैं, देखो b प्लस सी बराबर कितना है a प्लस डी, और चूंकि हमको d और a का अंतर इधर दिया हुआ है, इसलिए b और c को a और d में हम बदल देंगे। तो b प्लस सी के जगह पर a और d रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस डी बराबर 100, अर्थात ये कितना हो गया 50। अब ध्यान रखना है कि a प्लस डी माइनस ए बराबर 20, इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, और a प्लस डी बराबर 50 दिया हुआ। किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है। a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, d को हटाना है, और हटाने के लिए क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस और ये माइनस, क्या हो गया d से d कैंसिल, माइनस a और माइनस a माइनस 2a, और इधर 20 माइनस 50 कितना माइनस 30, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये कितना हो गया a का मान 15 हो गया। चलो आगे इसके बाद कौन सा है, 20 नंबर। चलो 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर कह रहा है, मानिए 6 विभिन्न अंकों वाली ऐसी संख्याएं n है, और जिसमें से क्या दिया हुआ है 2 3 4 5 6 और 7 अंक हैं, और संख्या में कोई अंक दोहराया नहीं जाता है, जो कि 4 से विभाज्य है, तथा n का मान क्या होगा। चूंकि 6 अंकों वाली संख्या है, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 अंक यहाँ पे रखाएगा। और ध्यान रखना है, साथ ही साथ कह रहा है क्या
कि 4 से विभाजित होना चाहिए। और 4 से विभाजिता का नियम कहता है कि यदि अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अब अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित होगा, जिसमें से यही 6 में से संख्या लेना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अंतिम में 4 से विभाजित होने वाला संख्या कौन है। तो यदि यहाँ पर 2, चलो इधर लिखते हैं, 2 और 4 होगा। फिर 2 और 4 के साथ और कुछ होगा क्या? नहीं। चलो 3 और 6 में होगा, 3 और 2 में होगा। फिर यदि हम लेते हैं 4 और, चलो 4 के साथ कुछ भी नहीं आएगा, 5 के साथ 6 आएगा 56, और भी आएगा क्या? 5 के साथ 2 आएगा, फिर 6 के साथ 4 आएगा, और 6 के साथ कितना आएगा? चलो 6 के साथ 4, अब 7 के बाद 2, और भी है क्या? 7 के बाद 6। ये सारा का सारा संख्या क्या होगा? यानी कि अंतिम का 2, यानी यहाँ पे ये दोनों संख्या की संख्या कितना हो गया? 8 संख्या होगा। यानी 8 तरीके से रख सकते हैं हम। अब टोटल संख्या कितना है? 6। 6 में से 2 का तो स्थान फिक्स हो गया, यही इतना में से कोई रखाएगा। अब बाकी 4 अंक के लिए कितना बच गया? 4 तरीके से सजा सकते हैं। तो इस स्थान पर कुल प्रायिकता कितना होगा संख्या रखाने का? 4। तो कितना हो गया? 2 1 3 संख्या हो गया। फिर इसके लिए कहाँ कितना बच गया? 3 कंडीशन बचा है। फिर इसके लिए 2 कंडीशन बचा है, और इसके लिए 1 कंडीशन बचा है। अर्थात कुल कितने तरीके से? तो सभी संख्या को क्या करेंगे? गुना कर देंगे। कितना हो गया? 4 × 12 × 2 = 24 = 92 से 192 तरीके से सजा सकते हैं। चलो 20 के बाद कौन सा है? चलो 22 नंबर जोड़ना है। 23 नहीं, रीजनिंग है। चलो 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर कह रहा है, एक ठेकेदार को एक मालवाहक ट्रेन में 10 दिन में सामान उतारने का ठेका लिया। उसने 280 लोगों को काम पर रखा। ध्यान रखना है कि उन्होंने क्या कह रहा है? 280 लोग को काम पर रखता है, और 3 दिन के बाद मात्र 1/3 काम होता है। तो हम कह सकते हैं 280 आदमी 3 दिन में यदि 1/3 काम कर रहा है, इसका मतलब कुल 3 काम है, 3 काम में 1 काम किया, तो 280 × 3/1। अब कह रहा काम समय पे समाप्त हो तो कितने आदमी को लगाया जा सकता है या फिर हटाया जा सकता है। तो मान लेते हैं कि अब x आदमी काम करेगा। काम के लिए समय कितना बचा है? तो 7 समय बचा है, इसलिए कि कुल समय कितना था? 10। 10 में से 3 दिन काम हो चुका है, अर्थात से 7। काम कितना करना बाकी है? तो कुल काम था 3, 3 में से 1 हो गया, अर्थात 2 काम बाकी है। अब इसको काट छाट कर देते हैं। 7 × 4 = 28, 40 × 120 दूना, यानी x का मान 240 आया। पहले से कितना आदमी कर रहा था? 280 आदमी। अब काम कितना आदमी का बाकी है? 240 का, अर्थात निकालना होगा कितना आदमी को? निकालना होगा 40 आदमी को। आगे कौन सा है? 24 के बाद। 24 के बाद चलो 26 नंबर देख लेते हैं। हालांकि आसान प्रश्न है। दिया हुआ है क्या? सेक, दिया हुआ प्रश्न सेक × 1 - sin a × सेक a + tan a। चलो गुना कर देते हैं। सेक a, तो ये क्या हो जाएगा? सेक a, और सेक a - sin a × क्या होगा? tan a होता है। tan a × फिर क्या हो गया? ये सेक a + tan a। ये क्या हो गया? a - b × a + b, अर्थात ये क्या हुआ? सेक स्क्वायर a - tan स्क्वायर a, और इसका मान होता है 1। 26 के बाद कौन सा है? 27 नंबर। चलो 27 नंबर दिया हुआ है कितना? log 2 का मान दिया हुआ है a, और log 3 का मान दिया हुआ है b। बेस में हमेशा 10 ही होता है, इसलिए बेस नहीं लिखे 10। चलो दिया हुआ है क्या? log 128/15। सबसे पहले देखते हैं कि ये log 2 और 3 है। तो यहाँ देखते हैं कि ऊपर
ऊपर 2 का गुणनखंड है यानी 2 का घात में, और नीचे 3 और 5 का घात है। जबकि हमको चाहिए क्या चीज़, 2 और 3 के गुणन में चाहिए। तो हम अपने मन से क्या करते हैं, 2 से गुना कर दिए। ऐसा इसलिए कि नीचे क्या बन गया, 30 बन गया। अब इसको हम देखते हैं कि log a बाई बी बराबर होता है log a माइनस बी। log यानी ये कितना हो गया 128, और 128 गुना 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 8, माइनस फिर ये क्या है log 30। तो log 30 का मतलब कितना, log 10 गुना 3, और गुना में क्या होता है, प्लस होता है, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं log 10 अब प्लस, चूँकि यहाँ ब्रैकेट पड़ेगा log 3। अब मान रख दें क्या, ये log 8 इधर आएगा, ये log 2 माइनस log 10 अब माइनस log 3, अर्थात ये कितना हो गया 8, और log 2 का मान कितना दिया हुआ है a, माइनस इसका होता है 1, log 10 का मान 1 होता है, और log 3 बराबर कितना दिया हुआ b, अर्थात कितना हो गया 8 है माइनस b माइनस 1। चलो आगे 27 के बाद 28 नंबर। अट्ठाईस नंबर दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी हर 6वें स्टेशन पर रुकती है जबकि दूसरा रेलगाड़ी हर 8वें स्टेशन पर रुकती है। तो ध्यान रहे, पहला रेलगाड़ी 6ठा स्टेशन पर रुक रहा है और दूसरा 8वां स्टेशन पर रुक रहा है। इसका मतलब दोनों समान स्टेशन पर कब रुकेगा, प्रत्येक 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम कितना होगा 48, सॉरी हाँ 24, मतलब प्रत्येक 24 स्टेशन यानी 24 से विभाजित होने वाला प्रत्येक स्टेशन वैसा होगा जहां पर दोनों रुकेगा। अब कह रहा है क्या कि 400 स्टेशन की यात्रा समाप्त करने पर दोनों समान स्टेशन पर कितनी बार रुकेगा। तो क्या करेंगे 400 भागा 24, लगभग कितना आ गया 24 का 24, ये लगभग 16 आ जाएगा, यानी 16 स्टेशन पर होगा। 28 के बाद कौन सा है, चलो 37 नंबर पे आते हैं। चलो 37 नंबर क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक वृत्त से 150 डिग्री के कोण का एक भाग काट कर निकाला जाता है और काट कर के निकाले हुए भाग का क्षेत्रफल 25/2 वर्ग सेंटीमीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान रखना है कि यदि वृत्त की क्षेत्रफल की बात की जाए तो पूरे वृत्त का कोण कितना होता है 360 डिग्री। अब ध्यान देना है कि 25/2 सेंटीमीटर जो है 150 डिग्री का क्षेत्रफल है, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब 360 डिग्री का निकालना होगा। काट छाट कर दें क्या, काट छाट कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 18, और ये 1 शून्य से 1 शून्य, 3 पचे 15, 5 पचे 25, और 3 छक 18, 6 पचे 30 वर्ग सेंटीमीटर क्या होगा वृत्त का क्षेत्रफल होगा। चलो 38 नंबर देखते हैं। 38 नंबर दिया हुआ है एक शंकु, एक गोलार्ध और एक सिलेंडर एक समकक्ष आधार पर खड़े हैं और उनकी ऊंचाइयां समान है। ध्यान रहे एक शंकु दिया हुआ है, तो शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, और चूंकि सबका ऊंचाई क्या है समान, तो यहाँ पे समझते हैं कि यदि हम अर्धगोला की बात करें तो अर्धगोला का जितना त्रिज्या होगा उतना ही ऊंचाई होगा, और शंकु का आधार भी समान है, अर्थात शंकु का त्रिज्या और अर्धगोला का भी त्रिज्या r, तो इसका ऊंचाई भी r ही होगा। तो शंकु का आयतन क्या हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर h, और h भी क्या होगा त्रिज्या के बराबर होगा, तो यहाँ पे गुना r कर दें। चलो आगे देखते हैं, दूसरा क्या है गोलार्ध, गोलार्ध है अर्धगोला, तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 पाई r³। सिलेंडर, सिलेंडर जो होता है बेलनाकार होता है, और बेलन का आयतन कितना पाई r स्क्वायर h, और h भी क्या है r है, अर्थात ये पाई r³ हो गया, पाई r³ पाई r³, ये तीनों कैंसिल। अब का कर देते हैं, ये क्या हो गया अनुपात 3 एलसीएम 1 2 और 3 का अनुपात हो गया। 38 के बाद कौन सा है 39 नंबर,
चलो 39 नंबर बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान देना है। करा सुधाकर के पास 13 फूल हैं, वह प्रतिदिन सुबह मंदिर में 3 फूल चढ़ाता है और इसके बाद 2 फूल तोड़ लेता है। अब ध्यान देना है कि यदि सुबह में वह 3 फूल चढ़ा रहा है तो फूल चढ़ाने का मतलब उसके कुल फूल की संख्या में घटेगा, अर्थात प्रत्येक दिन 3 फूल घट रहा है और उसके पास है कितना, 13 फूल। तो 13 फूल है तो क्या बताया गया था, एक पहली स्थिति में फूल घट रहा है और दूसरी स्थिति में 2 फूल बढ़ रहा है, तो प्रत्येक दिन 1 फूल ही वह चढ़ा रहा है। और वैसे स्थिति में क्या बताया गया है कि कुल फूल में पहले घटने वाला या पहले बढ़ने वाला क्या करेंगे, घटा लेंगे। और यहाँ पे पहले घटने वाला होगा, अर्थात 13 फूल में 3 घटाएंगे तो पहले क्या करेंगे, हम 10 फूल चढ़ाएंगे। और चूंकि एक दिन में 1 फूल ही चढ़ाया जा रहा है, चूंकि 3 फूल चढ़ाया जा रहा है तो बदले में 2 फूल क्या हो रहा है, तोड़ा जा रहा है। मतलब एक दिन में 1 फूल का खर्च हो रहा है तो 10 फूल 10 दिन में लगेगा। अब 11वां दिन तीनों फूल क्या हो जाएगा, चढ़ जाएगा। तो 11 दिन में क्या होगा, 13 फूल चढ़ गया। अब कह रहा है केम्मा दिन जो है उसके पास 3 फूल नहीं होगा चढ़ाने के लिए, तो 11 दिन में फूल क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। अर्थात क्या होगा, 12वां दिन उसके पास चढ़ाने के लिए फूल नहीं होगा। तो क्या हो गया आंसर, 12वां दिन। चलो आगे 39 के बाद कौन सा है, 39 के बाद चलो 42 नंबर देख लेते हैं। करा 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। सिग्नल को पार करने में वह कितना समय लेगा। ध्यान रहे, जब कोई रेलगाड़ी किसी सिग्नल को, किसी पोल को, किसी व्यक्ति को या किसी पेड़ को पार करता है तो वह खुद की लंबाई पार करता है। अर्थात यहाँ पे सिग्नल को पार कर रहा है मतलब खुद की लंबाई पार कर रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। और रेलगाड़ी की दूरी कितना है, 150 और चाल कितना है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 18 पचे 90, 5 पचे 25 छक्का 150, अर्थात क्या हो गया, 6 सेकंड में ये पार कर लेगा। 42 के बाद कौन सा है, 43 नंबर। 43 नंबर देखते हैं। करा दिनेश को कुछ राशि जेब खर्च के लिए मिलता है, वह 20% किताब पर व्यय करता है। ध्यान रहे, मान लेते हैं दिनेश के पास कुल 100% राशि मिला, 20% वह दुकान पे खर्च किया। चलो 20 वह खर्च किया, कुल खर्च निकालते हैं। कुल खर्च 20% दुकान पे खर्च किया, सॉरी किताब पे खर्च किया। आगे कह रहा बाकी का 25% स्टेशनरी पर, तो 20% वह खर्च कर चुका है, बाकी बचा 80% और 80 का 25% वह स्टेशनरी पर, तो 80 का 25% फिर क्या हो गया, 20। आगे कह रहा शेष बची हुई राशि